हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमान डागा। ध्यान से सुनना सर। इससे अपन ने पहले इनकम टैक्स का एमसीक्यू और केस सिनेरियो कवर किया था। अब अपन सर इनकम टैक्स का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन कवर करते हैं। इसके बाद एक वीडियो रहेगी जिसमें अपन जीएसटी वाला पार्ट कवर कर लेंगे। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बड़े अच्छे हैं, ध्यान से सुनना, अच्छे से समझना। मैं आपको छोटे छोटे पॉइंट बताऊंगा जहां जहां मिस्टेक नहीं करनी है। अगर वो आप ध्यान देंगे तो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प होगी। ठीक, तो लेट्स स्टार्ट। टाइम वेस्ट नहीं करते सर। क्वेश्चन बनाना भी है, सॉल्व करने में भी टाइम लगेगा। तो क्वेश्चन वन की बात करते हैं सर। क्वेश्चन वन कंपलसरी है। कभी भी सबसे पहले स्टार्टिंग से क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट मत करो, पहले नीचे आओ, पढ़ो कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। जैसे इस क्वेश्चन में बोला सर, कंप्यूट द टोटल इनकम एंड द नेट टैक्स पेबल। तो भैया टोटल इनकम भी चाहिए, नेट टैक्स पेबल भी चाहिए। एज पर द मोस्ट बेनिफिशियल टैक्सेशन स्कीम मार्क डाला। मोस्ट बेनिफिशियल टैक्सेशन स्कीम बोला, मतलब समझ रहे हो सर। ये आपसे नॉर्मल भी चाहता है, ये आपसे 115 बीएससी भी चाहता है। दोनों ऑप्शन के हिसाब से आपको टैक्स निकाल के देना है फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25। ठीक, तो मैं आपको ये क्वेश्चन दोनों मेथड से सॉल्व कराऊंगा। पहले नॉर्मल, फिर 115 बीएससी का एडजस्टमेंट करेंगे अपन। ठीक, तो आप मेरी तरफ ध्यान देना, फोकस करना। मैं आपको हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते जाऊंगा, सॉल्व कराते जाऊंगा। हाँ, ये है कि मैं पूरा एकदम फॉर्मेट वाइज नहीं जाऊंगा, क्योंकि पूरा फॉर्मेट वाइज जाऊंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, देखो मिस फरा, एज 40 ईयर्स। एज तो हमेशा काम की होती है सर, टैक्स निकालना है क्योंकि। इज एन एडवोकेट टैक्सेशन। ओहो, एडवोकेट है। शी कीप्स हर बुक्स ऑन द ऑन अकाउंट ऑफ एक्रूवल बेसिस। ये एक बात कभी भी याद रखना, जब भी ये एक्रूवल बेसिस या कैश बेसिस देगा ना, तो हमेशा समझ जाना नीचे क्वेश्चन में इस पॉइंट का कोई ना कोई रिलेवेंस है, कुछ ना कुछ तो झोल है। अदरवाइज ये क्यों देगा? ये आपको देगा ही नहीं सर। ये दे रहा है मतलब वो कुछ इंडिकेट कर रहा है कि कुछ ऐसा ट्रांजेक्शन जिसका एक्रूवल बेसिस में आपको ध्यान रखना है। तो वो अपन देखेंगे, नीचे पढ़ेंगे तो। हर प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 इज एज फॉलोस। ठीक है भाई, देख लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ सर। मैं तो पहले क्रेडिट साइड पढ़ता हूँ सर। क्रेडिट साइड छोटा होता है, कम ट्रांजेक्शन, कम एडजस्टमेंट होते हैं सर। डेबिट साइड में तो भयानक होते हैं सर। ठीक है, तो देखो, फीस अर्न फ्रॉम टैक्सेशन सर्विस दिया हुआ है, अपील्स दिया हुआ है, कंसल्टेंसी दिया हुआ है, तो टोटल फीस है 81 लाख। ठीक है, एक काम करते हैं सर, साथ साथ सॉल्व करते हैं, नहीं तो बहुत लंबा चले जाएगा, फिर सॉल्व करने में और ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो बेटर है साथ साथ सॉल्व कर लेते हैं सर। काम करता हूँ मैं, पहले पेज ऐड कर लेता हूँ और चेक कर लेता हूँ पेज ऐड हुआ कि नहीं। हो गया, हो गया, हो गया। तो सर यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप लोग कोई भी नहीं लिखेंगे शॉर्ट में, एग्जाम में पूरा लिख के आएंगे। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड नेट टैक्स पेबल ऑफ मिस फरा, लिख के आना पूरा। एग्जाम में कोई भी शॉर्ट फॉर्म कुछ भी मत करना। फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 अंडर नॉर्मल प्रोविजन। ठीक है, पूरा लिख के आना, अंडर द नॉर्मल प्रोविजन। अगर ये आप पूरा नहीं लिखोगे तो वो आपके मार्क्स काट देंगे। ये सब छोटी छोटी जगह है जहां पर स्टूडेंट ध्यान नहीं देता है और बाद में उसके मार्क्स कट जाते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से प्लीज ध्यान देना, ये सब मिस्टेक नहीं करना। ठीक, इसको थोड़ा सा थिक रखते, नहीं तो थिकनेस कम कर देते हैं। ठीक, इसके बाद अपन क्या करेंगे सर, यहाँ आएगा पर्टिकुलर्स। ठीक, फिर यहाँ पर दो कॉलम्स, ये एक तो ऐसे बनाएंगे अपन, एक इधर जाएगा। इसको थोड़ा नीचे तक ले लेते हैं क्योंकि मैं भी कर सकता हूँ। ठीक है, ये ऐसे चले जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा, रुपीस रुपीस। अब देखो, अभी एक बार के लिए आप पूरे फॉर्मेट पे ध्यान नहीं देना। ठीक है, जैसे मैं आपको ये क्वेश्चन पढ़ता हूँ, ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है नया है सर, विश्वास करो, ये क्वेश्चन पास्ट एग्जाम का। ठीक है, फिगर्स बदले, टैक्सेशन डाल दिया है। जो लास्ट टाइम क्वेश्चन था बताऊं मैं इसका, सिमिलर क्वेश्चन, बट यहां पर एडवोकेट नहीं था, यहां पर सीए था। यहां एक्रूवल बेसिस नहीं, यहां कैश बेसिस था। तो माइन्यूट तो चेंज करेंगे ना सर, नहीं तो डिक्टो सेम हो जाएगा क्वेश्चन। तो फिर तो थोड़े चेंजेस है। तो इसमें मेरे को एक दो चीजें याद है कि इसमें आईएचपी की इनकम है सर। तो अपन एक काम करते हैं। एक स्टूडेंट बोला सर हमें कैसे पता चलेगा आईएचपी की इनकम है कि नहीं। मैं बोला एक काम कर भाई, तू पीजीपी से स्टार्ट कर ले, आईएचपी बाद में लिख लेना। ठीक, एक काम करते हैं, एक हिसाब से स्टूडेंट के हिसाब से चल लेते हैं सर। पीजीबीपी यहाँ पर आप, मैं लिख रहा हूँ शॉर्ट में, प्लीज एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म में मत लिखना। तो सर पीजीपी से अगर मैं स्टार्ट करूं तो मुझे सबसे पहले क्या चाहिए होता है, नेट प्रॉफिट। तो स्टार्ट करते हैं नेट प्रॉफिट से। पहले लिख लेते हैं नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है भाई, 25,91,000। ये दिया हुआ है सर 25,91,000।
ठीक है, ये हो गया नेट प्रॉफिट। इसमें आएगा ऐड वाली कहानी और नीचे में थोड़ा सा गैप दे के लिख लेते हैं अपन लेस वाली कहानी। अब एक स्टूडेंट बोला सर ऐड और लेस कितना छोड़ना चाहिए जगह, ये कुछ पता है ना? ये एक अंदाजे से छोड़ता है कोई भी पर्सन, चाहे कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी स्टूडेंट हो, वो उसको एक अंदाजे से एक स्पेस छोड़ देता है सर, जितना उसको लग रहा है कितना लग सकता है सर। ठीक है, तो ऐड और लेस की एक स्पेस आपको जो लग रहा है उतना छोड़ दो। ठीक है, मैं तो बोलूंगा थोड़ी ज्यादा ही छोड़ दो, खाली रहेगी कोई दिक्कत नहीं है, बट वो अगर कम हो गई ना तो दिक्कत हो जाएगी सर। ठीक है, तो एक एक एडजस्टमेंट पढ़ते हैं और स्टार्ट करते जाते हैं सर। देखो सर 81 लाख दिया, इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है जब तक नीचे इससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट ना दिया हो। डिविडेंड फ्रॉम एन इंडियन कंपनी दिया हुआ है सर, ग्रॉस भी दिया हुआ है सर। एक बात समझो सर, अभी डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी दिया हुआ है और ग्रॉस भी दिया हुआ है, तो पहली बात तो डिविडेंड की इनकम यहाँ आती नहीं है, तो अपन डिविडेंड की इनकम को क्या कर लेते हैं सर, पहले तो लेस करेंगे सर। भैया डिविडेंड इनकम, अरे यार डिविडेंड इनकम 11 लाख, क्योंकि यहाँ की इनकम ही नहीं है। मैं एक टेक्निक हमेशा स्टूडेंट को सिखाता हूँ, मैं हमेशा स्टूडेंट को बोलता हूँ ऐसी कोई भी चीज जिसका दो जगह ट्रीटमेंट जाने वाला है, एक काम करो उसको ना दो जगह लिख लो। क्योंकि क्या होता है मैं बताऊं, अपन बात के लिए अगर टालते हैं ना तो लिख के ले लो सर, बाद में आप भूल जाओगे कि डिविडेंड इनकम का ट्रीटमेंट कहाँ होना था। एक ये बात। दूसरा मैं आपको एक मस्त वाली बात बताऊं, देखो डिविडेंड इनकम ग्रॉस लिखा हुआ है, ठीक है, तो टीडीएस का भी इंप्लीकेशन है डिविडेंड इनकम पे, सेक्शन 194 पिक्चर में आता है। और 194 क्या बोलता है, 10% डिविडेंड। अब यहां पर टीडीएस की बात तो है, अब यहां पर अपन को ना थोड़ी सी ज्यादा जगह छोड़ के एकदम लास्ट में मैं यहां लिख देता हूं कि भैया टीडीएस ऑन डिविडेंड है सर, जो कि है 1,10,000। अब ये लास्ट की कहानी है सर, ये मैंने ना डिविडेंड से रिलेटेड पूरा लिख लिया, बाकी नीचे अगर कोई एडजस्टमेंट में दिया होगा तो देख लेंगे, नहीं देगा मेरे को याद है सर ये क्वेश्चन वही है। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट सर्टिफिकेट इशूड अंडर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, सर 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 ये इंटरेस्ट तो एग्जेम्प्ट होता है, ये इंटरेस्ट की कहानी तो एग्जेम्प्ट की है, तो सर सिंपल सी बात है, इसको अपन क्या कर लेंगे सर, लेस कर लेंगे। ये है भैया इंटरेस्ट, अभी मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, कोई भी स्टूडेंट एग्जाम में शॉर्ट में नहीं लिखेगा, गलती मत करना सर। ठीक, होनैरियम रिसीव फॉर द वैल्यूएशन ऑफ आंसर पेपर, सर ये आईयूएस में जाता है, ये यहाँ नहीं आता, तो यहाँ तो अपन क्या कर लेंगे सर, इसको हटाओ यहाँ से, होनैरियम को 50,000 सर, आईयूएस में रिस्पेक्टिवली लिख दो सर ताकि गड़बड़ नहीं होगी। 50,000, अरे यार ये कैसा बन गया, इसको लिख लो 50,000। ठीक है, आगे बढ़ते, आ गया मैं कहानी, ये फिर दिया हुआ है रेंट रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। ओहो रेंट रिसीव्ड है, तो अब अपन को आईएचपी लिखना पड़ेगा। अब आईएचपी के लिए अपन जगह कहां बनाएंगे बताऊं मैं, यहां पर आईएचपी के लिए, तो आईएचपी के लिए कितना दिया हुआ है सर, रेंट रिसीव्ड 90,000 लिख लेते भाई, रेंट रिसीव्ड 90,000। अच्छा अब अगर एक स्टूडेंट समझ रहा होगा तो भैया यहां से भी तो हटाओ, रेंट रिसीव्ड 90,000। ठीक, उसके बाद और कुछ बचा नहीं, मेरे ख्याल से और कुछ तो नहीं बचा। अब डेबिट साइड में जब बातें आएंगी एडजस्टमेंट्स की, तो इसमें अपन एडजस्टमेंट करेंगे, बट नीचे का भी पढ़ना पड़ेगा। स्टाफ सैलरी दिया हुआ है, ठीक है, रेंट दिया हुआ है, इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस दिया हुआ है, इंसेंटिव टू ऑफिस स्टाफ, मीटिंग सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंसेस। मैं बता रहा हूँ ये क्वेश्चन इतना रटा हुआ है मेरे को कि ये क्वेश्चन में ये वाले पॉइंट पे नीचे एडजस्टमेंट है, अभी दिखा दूंगा मैं आपको। मीटिंग सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंसेस, परचेज ऑफ कार, सर परचेज ऑफ कार यहाँ कैसे आ सकता है सर, परचेज ऑफ कार में तो आप डेप्रिसिएशन लोगे सर, तो एक काम करो पहले तो परचेज ऑफ कार को ही ऐड कर लो, ऐड कर लो भैया। पहला परचेज ऑफ कार, ये आ गया 3 लाख रुपीस, क्योंकि ये यहाँ आना ही नहीं था, पर सर 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 डेप्रिसिएशन भी तो है कार पे, डेप्रिसिएशन ऑन कार कितना है सर, 3 लाख। कितने टाइम की कार परचेज है तो देख ले सर, 1 जुलाई की, तो ये 180 डेज से ज्यादा है, तो 15% कार पे डेप्रिसिएशन 45,000, ये 45,000। ठीक है, इसके बाद आगे देखो, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ कार दिया हुआ है, ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस दिया हुआ है, म्युनिसिपल टैक्स पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी, ये यहाँ क्यों आएगा, तो यहाँ पर भैया आप म्युनिसिपल टैक्स ऐड कर दीजिए, म्युनिसिपल टैक्स 9,000 ऐड हो जाएगा। और ये जब आईएचपी की बातें हैं तो आईएचपी में म्युनिसिपल टैक्स माइनस होता है, ये रेंट रिसीव था, यही मेरा क्या हो जाएगा जीएवी,
इसमें माइनस करूंगा सर म्युनिसिपल टैक्स 9000, तो ये आ जाएगा सर 81,000। ठीक, ये मेरा NAV आया, माइनस करूंगा 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो ये करना पड़ेगा ना, 81,000 का 30% 24,300। अभी यहाँ पर जगह छोड़ दिया हूँ क्योंकि इंटरेस्ट भी हो सकता है क्वेश्चन में। ठीक है, इसके बाद और कुछ तो दिया नहीं था, नेट प्रॉफिट से तो हमने कहानी चालू की थी। देखो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, मैं कभी भी स्टूडेंट को बोलता हूँ भैया अदर इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड ना जो भी दिया रहता है ना चुपचाप ऊपर जाके ना लिख लिया करो, ताकि ध्यान रहता है कि गलती ना हो हमसे। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस इंक्लूड 50,000 पेड टू अ कंसल्टेंट इन कैश, ओ भाई, फॉर असिस्टिंग फरा इन वन ऑफ दिस प्रोफेशनल असाइनमेंट। सर सेक्शन 40A3 डिसअलाउ कर देता है सर, 10,000 से ज्यादा कैश पेमेंट, ही तो 50,000 का कैश पेमेंट है। तो अपन क्या करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, तीसरा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस 50,000 ऐड कर लो भैया, क्योंकि ये डिसअलाउड है। अगला द ट्रेवलिंग एक्सपेंस इंक्लूड, ट्रेवलिंग एक्सपेंस ऊपर था ये पॉइंट, कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, the traveling expense include expenditure incurred on a foreign professional tour of 50,000 which was within the RBI norm। सर अगर RBI norms के अंदर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो कोई डिसअलाउंस ही नहीं है। मिस फरा पेड मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर हर पेरेंट्स। ठीक है, सीनियर सिटीजन नॉट डिपेंडेंट ऑन हर, ऑनलाइन अमाउंटिंग टू ₹47,000 एंड शी ऑल्सो पेड 8,500 बाय कैश टूवर्ड्स प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। अरे प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में तो मैक्सिमम 5,000 मिलेगा सर, ये बात है। और ये 47 और 5,000 को मिलाओगे तो दोनों मिला के भी कितना हो जाएगा 52, बट मैक्सिमम कितना मिलता है सर 50,000, किस में, 80D सेक्शन है सर। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसका ट्रीटमेंट करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं, मेरे ख्याल से इंटरेस्ट तो नहीं दिखा मुझे, इंटरेस्ट है क्या कहीं ना, इंटरेस्ट तो नहीं है, तो यहाँ पर इसकी आ जाएगी IHP की इनकम, जो आउटर कॉलम में डाल देंगे अपन। यहाँ लिख लेते हैं इसकी ग्रॉस टोटल इनकम, ये TDS वाला नीचे लेके जाना पड़ेगा सर। ठीक है, माइनस कर लेंगे डिडक्शन, और डिडक्शन है अपनी 80D की 50,000। ठीक है, तो ये TDS वाला मैं नीचे लिख लेता हूँ यार, TDS ऑन डिविडेंड जो है 1,10,000, इसको नीचे लिख लेता हूँ, TDS ऑन डिविडेंड 1,10,000। ठीक है, ये हो गया। और क्या बच गया भाई, पढ़ लेते हैं। इसके बाद दिया हुआ है रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ अ कार इज फॉर अ पीरियड ऑफ 1/10/2023 टू 39/2024। देखो देखो देखो, ये जो मैंने बोला था ना एक्रूवल दिया है, इसका कोई तो यूज होगा। हमारा प्रीवियस ईयर क्या है 23-24। ठीक है, अब देखो ये खर्चा कब से कब का है सर, 23-24 का प्रीवियस ईयर है, मतलब प्रैक्टिकली 31 मार्च 2024 को ये प्रीवियस ईयर खत्म हो जा रहा है सर। उसके बाद का भी 6 महीने का दिया हुआ है सर रिपेयर एंड मेंटेनेंस का, तो ये तो हमने किसी को एडवांस में पैसा दे दिया। और हम बुक्स कैसे मेंटेन कर रहे हैं, एक्रूवल बेसिस में। तो एक्रूवल बेसिस में जो मेंटेन कर रहे हैं, तो हम जो एडवांस पे करें उसको थोड़ी लेंगे, अगर कैश होता तो ले लेता, कैश बेसिस नहीं है, एक्रूवल बेसिस है, तो ये 6 मंथ का जो एक्स्ट्रा हमने पे किया वो नहीं लेंगे। तो लो भाई, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का आ गया, ये रहा, ये कौन सा नंबर का एडजस्टमेंट है, 4th। तो ये है रिपेयर मेंटेनेंस, तो ये 35,000, तो सर डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, तो इसको ऐड कर लेते सर। 4th रिपेयर एंड मेंटेनेंस 17,500। ठीक है, और कुछ बच गया क्या देख लेते हैं, सॉरी, शी हैज ऑल्सो पेड 1 लाख टूवर्ड्स एडवांस टैक्स। ओहो, इसने एडवांस टैक्स भी पे किया है 1 लाख रुपीज, वेरी गुड। ठीक है, इसके अलावा और कुछ तो मुझे नहीं दिख रहा है जो बचा हुआ है। तो फाइनली हम क्या करेंगे सर, इनकम निकाल लेते हैं। तो चलो PGP से ही चालू कर लेते हैं। 2591 भाई, 2591,000 प्लस 3 लाख प्लस 9,000 प्लस 50,000 प्लस 17,500 माइनस 11 लाख, अबे 11 लाख माइनस 25,000 माइनस 50,000, आगे में हाँ, माइनस 90,000 माइनस 45,000, ये आ रहा है
5750, ये पीजीवीपी का हुआ है ना। इसके बाद आईओएस का भी तो है सर, आईओएस का तो क्लियर है सर, 11,50,000 आएगा, ठीक है। और आईएचपी का करना पड़ेगा, आईएचपी का करना पड़ेगा 81,000 माइनस 30%, ये आ रहा है 56,700। तो ये सब अपन ऐड कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, +115, 11,50,000 प्लस 1675, नहीं 57500, ये आ रहा है सर 28,64200, ठीक है, 28,64200। अब इसमें 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी ले लो सर, ये स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो माइनस कर लो 50,000, तो ये आ रहा है सर 28,14200, ठीक। ये अपन अभी नॉर्मल स्कीम में चल रहे, तो नॉर्मल स्कीम में इसमें टैक्स निकालना पड़ेगा सर, ठीक है। तो इस पे टैक्स कितना आएगा, इसकी एज कितनी थी, एज मेरे ख्याल से 40 ईयर्स थी ना, हाँ 40 ईयर्स थी। तो भैया नॉर्मल स्कीम के हिसाब से इसका एक पेज और ऐड कर ही लेते हैं ना, ज़्यादा बेटर है। देखते नया, ये ठीक है, हाँ। तो सर 28,41200, इस पे टैक्स कितना आएगा, पहले 10 लाख तो हटा दो, बचे पे 30% प्लस 112500, ठीक है, प्लस 4%, तो ये आ रहा है सर फाइनली टैक्स 4% ऐड करके 6,8,303.0.4। और इसमें जो ये आपने एडवांस टैक्स और टीडीएस पे किया, ये माइनस कर लो मैं सर, 2,10,000 ये आप माइनस कर लीजिए, माइनस कर लो 2,10,000, ये आ रहा है सर 47,3030.4। ये आपका फाइनल टैक्स लायबिलिटी एज पर नॉर्मल स्कीम, ठीक है। ये आपका नॉर्मल स्कीम के हिसाब से आया। एक बार ना अपन चेक कर लेते हैं कुछ मिस्टेक तो नहीं हो गई है, क्योंकि डिडक्शन वाली जो अमाउंट है, वो डिडक्शन वाली अमाउंट हमने कितना लिया है, 1 मिनट, यहाँ पर हमने लिया है 47,000 था पेरेंट्स का, ठीक है, ये तो 47,000 मिल जाएगा। शी ऑल्सो पेड 8,500 फॉर कैश टुवर्ड्स प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप फॉर हर सेल्फ एंड स्पाउस, ये गड़बड़ है सर, यहाँ पर अपन को 52 ही होगा सर। ये 52 क्यों होगा, अब ध्यान से सुनना। यहाँ पर क्या होता है, अपन को प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का जो पैसा मिलता है, वो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का अपन को कितना मिलता है, 5,000, ठीक है। अपना मतलब मेरा, मेरी वाइफ का, पेरेंट्स का, सबका मिला के 5,000 मिलता है, ये क्रिस्टल क्लियर है। तो सर यहाँ पर इसने 8,500 दिया, तो मिलेगा मैक्सिमम 5,000 ही मिलेगा। अब यहाँ पर जो पेरेंट्स में क्लेम कर पाएंगे वो 3,000 पेरेंट्स में क्लेम कर सकते हैं, और 2,000 वो अपने और अपने हस्बैंड के नाम पे 2,000 क्लेम कर सकती है। तो प्रैक्टिकली वो पूरा 52,000 क्लेम कर सकती है। ये एक छोटा सा पॉइंट है जिसमें मेरे को लगता है स्टूडेंट से गलती हो सकती है। मेरे ख्याल से शायद एक स्टूडेंट ने मुझसे इससे रिलेटेड डाउट भी पूछा था कि सर ये जो हेल्थ इंश्योरेंस वाला है, ये हेल्थ इंश्योरेंस वाले में 50 लेना है कि 52 लेना है। बहुत छोटा सा पॉइंट है, एकदम कुछ रॉकेट साइंस कुछ नहीं है। आप समझो सर, 50,000 तक तो हम पेरेंट्स का प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप मिला के क्लेम कर सकते हैं, तो 3,000 तो हमने पेरेंट्स पे क्लेम कर लिया, बचा जो 2,000 है वो अपना और अपने क्या बोलते हैं अपने हस्बैंड का, वो 2,000 उस पर क्लेम कर लेगी। अब अपना और अपने हस्बैंड का मेडिकल का कुछ दिया नहीं है, तो आप आराम से ये 2,000 क्लेम कर सकते हो, इसलिए यहाँ पर आप 52 क्लेम कर पाओगे। तो ये एक छोटा पॉइंट जो मेरे को लगता है स्टूडेंट को ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर ये 50 मत लो, इसको 52 ले लो, तो यहाँ पर आंसर में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो ये भी थोड़ा सा बदलेगा। इसको मैं चेंज करता हूँ, ये कितना हो जाएगा बताऊँ ना आपको, एक सेकेंड। 28,64200 माइनस 52,000, तो ये 28,122, 28,122, ठीक है, 28,122, और इस पे अपन टैक्स निकाल लेते हैं।
ये एक अच्छा पॉइंट लगा मेरे को जहां पर गड़बड़ हो सकती है। जैसे मैंने भी अभी वापस मेरा ध्यान गया कि नहीं यार, वहां पर सेल्फ और स्पाउस लिखा हुआ था, हर सेल्फ और स्पाउस लिखा हुआ था, उसका मिला के वो 8500 पे करिए। तो मेरे को ये चीज क्लिक करी कि अरे नहीं, वहां तो हम आराम से 5000 क्लेम कर सकते हैं, दिक्कत क्या है, 2000 एक्स्ट्रा भी हो रहा है तो भी ले सकते हैं, क्योंकि वो और उसके हस्बैंड का था। मेरे को ये पॉइंट अच्छा लगा। 2812,200, इसमें पहले 10 लाख हटा दो भाई, बचे पे 30% प्लस 112500 प्लस 4%, तो ये आ रहा है सर 682406.4, और इसमें आप माइनस कर लो, अरे यार इस पे आप माइनस कर लो 2,10,000, तो माइनस 2,10,000, ये आ रहा है सर 472,406.4। समझ आया? ये आपका हो गया एज पर नॉर्मल प्रोविजन। अब अपन कर लेते हैं 115 बीएससी। 115 बीएससी में कोई रॉकेट साइंस चेंज नहीं होने वाला है सर। एक बात बताओ, क्या ही चेंज कर लोगे आप? ऊपर से नीचे तक कोई चेंज नहीं है, एक चेंज आएगा सिर्फ, ये डिडक्शन नहीं मिलेगी सर। और क्या चेंज हो जाएगा? तो सर जो आपकी ये ग्रॉस टोटल इनकम है ना, यही हो जाएगी 115 बीएससी के हिसाब से फाइनल इनकम। तो 2864,200, यही है ना, 2864,200, हाँ यही है। अब इसमें 115 बीएससी के हिसाब से टैक्स निकाल लो, तो 15 लाख में तो फिक्स्ड है सर, 1.5 लाख आता है, बैलेंस पे 30% कर लो। 2864,200 माइनस 15 लाख, बचे पे 30% प्लस 1,50,000 प्लस 4%, तो ये आ रहा है सर 58,163.0.4 माइनस 2,10,000, माइनस कर लो 2,10,000, तो ये आ गया सर आपका 371,630.4। तो ये आपका 115 बीएससी के हिसाब से फाइनली आ गया सर। अब क्या है, दोनों में विचएवर इज लोअर, हमारे लिए तो बेनिफिशियल क्या है सर, 115 बीएससी हम ऑप्ट करेंगे, ज्यादा बेटर है, 115 बीएससी के हिसाब से बच जाएंगे, हमारा टैक्स कम आ रहा है। आया समझ? अच्छा क्वेश्चन था। एक ही पॉइंट था जो मेरे को लगा गड़बड़ हो सकता है, डिडक्शन, क्योंकि मैंने भी जब उसको दोबारा ध्यान से देखा तो मुझे क्लिक हुआ कि नहीं यार, फॉर हरसेल्फ एंड स्पाउस लिखा हुआ है, तो ध्यान रखना है, इसको गलती होने के स्कोप है। चेक, ये आपका सबसे बड़ा वाला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन था। आओ सेकंड क्वेश्चन देखते, ध्यान दो। Sagar, a chartered accountant, is presently working in a firm in India. He has received an offer for the post of chief financial officer from a company at New York. As per the offer letter, he should join the company at any time between 1st September to 31st October. ठीक है, he approaches you for your advice on the following issues to mitigate his tax liability. कम करवाना चाहता है, mitigate मतलब कम करवाना tax liability. Date by which he should leave India to join the company. ये किस दिन इंडिया छोड़ के जाए? तो ऑब्वियस सी बात है सर, हम बोलेंगे इसको इंडिया में तेरा 182 डेज से कम हो जाना चाहिए। तू तो यही ट्राई मार कि तेरा करंट ईयर में 182 डेज से कम हो जाए, क्योंकि तू एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए इंडिया से बाहर जा रहा है और एम्प्लॉयमेंट एक्सेप्शन में फॉल करता है। तो एक्सेप्शन में ये लिखा हुआ है कि 182 डेज प्लस 365 डेज, तो तू इंडिया में 181 डेज ही रहे ना भाई। ठीक है, 181 डे ही रहे, उससे ज्यादा मत रहे। तो सर आपको एक एग्जैक्ट डेट बताना है कि 181 कब तक होगा सर, तो ये आप अप्रैल से लेके काउंट कर लेना। इफ आई एम नॉट रॉन्ग 27 या 28 सितंबर शायद वही होगा। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर के 27 और एक 28 सितंबर। 28 सितंबर को भैया टाटा करो आप, क्योंकि 29 को भी आप रुक गए तो वो 182 हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। 29 को मत जाना, तू 28 को ही निकल भाई, तो कहानी खत्म, तू नॉन रेसिडेंट, बात बच जाएगी। उसके बाद आगे देखो, डायरेक्ट क्रेडिट ऑफ हिज पार्ट ऑफ हिज सैलरी इन हिज बैंक अकाउंट इन डेली मेंटेन्ड जॉइंटली विद हिज मदर टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ हिज फैमिली। ओहो, अगर ये पैसा डायरेक्टली इंडिया में रिसीव करता है, तो अगर ये नॉन रेसिडेंट भी है ना तो भी गया तो भी हम इससे टैक्स ले लेंगे। तो मैं तो बोलूंगा भाई तू मत कर ऐसा, पैसा वहीं रिसीव कर, इंडिया में रेमिट कर ले तो बच जाएगा, क्योंकि नॉन रेसिडेंट रहेगा।
रेमिट होगा तो टैक्स नहीं लगेगा, बट अगर तूने पैसा इंडिया में डायरेक्टली रिसीव किया तो फिर तेरे को टैक्स देना पड़ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, बट कुछ नए टाइप का क्वेश्चन है। स्टूडेंट अगर एक बार देख के जाएगा तो एग्जाम में बना पाएगा, नहीं देखा हुआ रहेगा तो फिर हड़बड़ा जाएगा कि ये करना क्या है इसमें। ठीक है, अच्छा उस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। अगला देखो, देखो बी पार्ट क्या बोलता है, ध्यान देना। इसको क्या हो गया, ठीक है। ब्रीफली डिस्कस द प्रोविजन ऑफ टीडीएस एंड टीसीएस अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 एंड डिटरमाइन द अमाउंट इफ एनी टीडीएस टीसीएस इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग पेमेंट्स। ठीक है, Mr. Deepak wishes to purchase a residential house costing 60 lakh from Ms. Priya. The house is situated at Chennai and its stamp duty value is 65 lakh. Sir, section 194 IA. IA क्या बोलता है, 50 लाख से ऊपर का घर जहाँ सेल कंसिडरेशन और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू दोनों में whichever is higher, अगर 50 लाख से एक्सीड करता है तो 1% TDS की कहानी। अदर देन एग्रीकल्चर लैंड, तो एग्रीकल्चर लैंड छोड़ दो। ये तो बहुत सिंपल था। अगला देखो, ABC and company a partnership firm is having a car dealer showroom. Number 2, they have purchased a car for 2 crore from XYZ car manufacturer. अच्छा, मैन्युफैक्चरर ने सेल किया है डीलर को। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ ईच कार मोर देन 12 lakhs। ठीक है सर, एक बात अगर आपको याद हो तो सर, मैन्युफैक्चरर अगर डीलर को कार बेचता है तो उस पे टीसीएस की बात नहीं है। जब डीलर कस्टमर को कार बेचता है और 10 लाख से ऊपर की बात होती है तो टीसीएस की बात होती है। तो सर जब ये इंडिविजुअल बायर को बेचेंगे तो सर उस केस में टीसीएस की बातें होंगी सर, ये ध्यान रखना। बाकी परसेंट अमाउंट वगैरह सब आप निकाल लोगे, वो रॉकेट साइंस नहीं है। मैं आपको जो मेन चीज सिखा रहा हूँ वो ध्यान दो, गलती होने के जहाँ स्कोप है वो ध्यान दो कि जब मैन्युफैक्चरर डीलर से को सेल करेगा तो उस पर टीसीएस की बात नहीं है, बट जब कार डीलर इंडिविजुअल बायर को सेल करता है तो टीसीएस की बात है। टीसीएस वैसे भी रिटेल लेवल पे होता है सर, ये चीज ध्यान रखना। छोटी सी बात है बट ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, अच्छा था, बट ये छोटा पॉइंट गड़बड़ होने के चांसेस थे। और क्वेश्चन नंबर 3 देखते, देखो मिस्टर कमल अ रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया ड्यूरिंग द असेसमेंट ईयर 24-25। He owns 2 houses, one in Dubai, another in Mumbai. सर ये सेम क्वेश्चन मैं अपने स्टूडेंट को एक दिन पहले ही क्लास में कराया हूँ। सेम क्वेश्चन, सेम 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 सेम, फिगर्स भी सेम है। द हाउस इन दुबई इज लेट आउट एट अ रेंट ऑफ 20,000 पर मंथ। dirham है सर, 1 dirham is equal to 22 INR। ठीक है, द एंटायर रेंट इज रिसीव्ड इन इंडिया। He paid a property tax of 2,500 and 1,500 dirhams there for the financial year 23-24। तो इसके लिए अपन एक पेज ऐड कर लेते हैं ताकि आराम से निकाल पाए। यार थोड़े बड़े लाइन्स होंगे तो ज़्यादा बेटर होगा क्या? हाँ, ये लाइन थोड़े बड़े रहते हैं, ठीक रहते हैं। तो सर अभी तो मैं एक बार शॉर्ट में लिख रहा हूँ सर, दुबई वाले घर की कहानी। और दुबई वाले घर की कहानी कुछ ऐसी है, कितने में हमने रेंट पे दिया सर? 22,000 into 12 into 22, ये कितना आएगा? 22,000 into 12 into 22, अरे बाप रे, 58,08,000 माइनस म्युनिसिपल टैक्स बोल लो प्यार से, कितना था? 2,500 और 1,500 था ना, दोनों मिला के 4,000 dirham into 22, 4,000 dirham into 22। इसको into 12 मत कर देना है ना, ये बवाल हो जाएगा। 4,000 into 22, 88,000। ये माइनस कर लो 58,08,000 से, तो ये आ जाएगा 57,20,000। ये आपकी NAV आ गई, माइनस 30% कर लो इसका। अरे यार 57,20,000, इसका 30% 17,16,000। ये माइनस कर लो, तो माइनस करने के बाद कितना आएगा? 4,00,4,000। ठीक है, इंटरेस्ट दिखा तो माइनस करेंगे। मेरे को जहां तक याद है दुबई वाले घर में इंटरेस्ट नहीं था। द हाउस इन मुंबई इज सेल्फ ऑक्यूपाइड। ठीक है, he has taken a loan of 10 lakh to construct the house on 1st June 2020। हाँ, ये प्री पोस्ट वाली कहानी है सर, इसको सीखो मेरे साथ, इसको मेरे साथ सीखो। मुंबई वाला घर है भैया, वो सेल्फ ऑक्यूपाइड घर है। ठीक है, वेरी नाइस।
इसमें आप मेरे साथ प्रीपोज सीखेंगे सर। डेट ऑफ बोरोइंग क्या है, जैसा मैं सिखा रहा हूं वैसे सीखना। डेट ऑफ बोरोइंग है 1 जून 2020, 1 जून 2020, अब 2020, ठीक है। कितना परसेंट, 12% पे 10 लाख का लोन है, लोन है 10 लाख का एट द रेट ऑफ 12%, ठीक है। डेट ऑफ कंप्लीशन भी देख लो। द कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीटेड ऑन 31st May 2022 एंड ही ऑक्यूपाइज द हाउस ऑन 1 जून 2022। तो जिस दिन घर बन के तैयार हुआ उसके बाद वो घर ऑक्यूपाई कर लिया। तो डेट ऑफ कंप्लीशन है 31st May 2022। अब देखना मैं कैसे निकालने का तरीका सिखाता हूं प्री का, बड़ा जबरदस्त सिंपल। सर किस साल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है, सर फाइनेंशियल ईयर 22-23 में। सर इससे पहले वाला फाइनेंशियल ईयर क्या होता है सर, सर 21-22। सर इसकी लास्ट डेट क्या है सर, 31 मार्च 2022। तो यहां से लेके यहां तक जितना भी इंटरेस्ट आएगा वो प्री का होगा। और सर 1/4/2022, अरे यार ये ना बड़ा दिक्कत है सर, 1/4/2022 इसके बाद का जो भी इंटरेस्ट होगा वो पोस्ट का होगा। एकदम सिंपल लिखने का तरीका। तो कितने महीने हो गए, ये काउंट करना पड़ेगा। अप्रैल मई हटा दो, 2 महीने हटा दो, तो 22 महीने होते हैं सर। 22 मंथ्स प्री का है, तो निकालते हैं सर 10 लाख 12%, ये तो 12 मंथ्स का होता है। तो 22 मंथ्स का कितना, 2,20,000, 2,20,000। अच्छा प्री का इंटरेस्ट एक बार में पूरा नहीं मिलेगा, डिवाइड बाय 5, ये आ जाएगा 44,000। अच्छा पोस्ट का इंटरेस्ट कितना है सर, 10 लाख का 12%, 1,20,000, ठीक है। तो ये 1,20,000 प्लस 44 दोनों कर लिया तो कितना आ जाएगा, 164,000। ये आ गया आपका इंटरेस्ट। तो मुंबई वाला घर तो सेल्फ ऑक्यूपाइड है ना, और कुछ है क्या। Entire loan is outstanding on 31st March 2024. Property tax is paid in respect of the second house. वो तो कोई मतलब ही नहीं है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है। Compute the income chargeable under the head income from house property in the hands of Mr. Kamal for the assessment year this under the regular provision of the act. अच्छा वो 115 BAC नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, अगर 115 BAC होता तो क्या चेंज होता, पता है आपको क्या चेंज होता, ये जो आपने मेहनत करके इंटरेस्ट निकाला ना ये सब जीरो हो जाता, जीरो, क्योंकि 115 BAC बोलता है मैं तो सेल्फ ऑक्यूपाइड का इंटरेस्ट दूंगा ही नहीं। तो ये थोड़ा ध्यान रख लेना। अच्छा वो ये तो नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से। तो ये 1,64,000 का IHP में मुंबई वाले घर के लिए, मुंबई वाले घर के लिए क्या आ जाएगा, ये प्रैक्टिकली ये मुंबई वाले घर का लॉस आ जाएगा 1,64,000 का। और ये 1,64,000 के लॉस को आप एडजस्ट कर लोगे इस इनकम से, तो आपका इनकम भी आ जाएगा इसका फाइनली इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। समझ आया, मैंने आपको एक बार पूरा रफ कैलकुलेशन करके बताया, आप फॉर्मेट में उसको कर सकते हो, ठीक। बट ये जो प्री का इंटरेस्ट निकालने का तरीका सिखाया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही निकालना बहुत अच्छे तरीके से निकलेगा, कभी गलती नहीं होगी। अगला देखो, मिस्टर आशीष एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद मिस्टर धवल टू सेल हिज रेसिडेंशियल हाउस लोकेटेड एट नवी मुंबई ऑन 16/8/2023 फॉर 20 लाख फॉर 80 लाख, सॉरी। अरे यार ये वाला तो सेम है, कितने बार इंस्टीट्यूट पूछती है, सेम पूछती है, ठीक है। वही 20% थ्रू अकाउंट पे ही चेक है, 60% ये बैलेंस ये। मिस्टर धवल है वॉज हैंडेड ओवर द पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑन 15/12 एंड द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हुआ, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। देखो द वैल्यू डिटरमाइंड बाय द स्टैम्प ड्यूटी अथॉरिटी ऑन 16/8, जिस दिन रजिस्ट्री हुई है उस दिन की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, क्योंकि अकाउंट पे ही चेक से दिया है तो उस दिन की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है, 90 लाख। तो सेल कंसिडरेशन कितना है, 80 लाख। चलो एक चीज वापस याद दिलाता हूँ, यहीं लिख के याद दिलाता हूँ, हमने कैसे सीखा था सर, हमने सेक्शन 50C पढ़ा और उसमें ये सीखा सर कि सेल कंसिडरेशन प्लस 10% करो और चेक करो। सेल कंसिडरेशन है 80 लाख प्लस 10% किए तो ये आ जाएगा 88 लाख। फिर सर यहाँ पर आप एक काम करो, लिखो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो कि है 90 लाख, चेक करो क्या वो इसके बीच में कवर हो रही है,
नहीं सर, हमारी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू तो ज़्यादा है, तो उस केस में हम स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को ही हमारा क्या मान लेंगे, सेल कंसिडरेशन। एकदम सिंपल। तो 90 लाख सेल कंसिडरेशन तो पता चल गई। अब कॉस्ट देख लेते हैं सर। मिस्टर आशीष हैज एक्वायर्ड द प्रॉपर्टी ऑन 1/4/2021 फॉर 2001 फॉर 20 लाख। तो ये तो इंडेक्सेशन कर लेंगे। 20 लाख इंटू 348 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 90 लाख, तो ये 20,40,000 का गेन आ जाएगा लॉन्ग टर्म, और इसमें ये 15 लाख का घर खरीदा है, तो 15 लाख माइनस कर लेना सर, माइनस 15 लाख, तो 5,40,000 का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और कुछ करने बोला है क्या? नहीं, बस यही तो करने बोला था। और ये जो आप एग्जेम्पशन ले रहे हो, ये 54 में ले रहे हो, लिख के आना सर, घर के बदले घर है, ठीक है? ऐसा मत करना कि लिखना ही भूल जाए, ठीक? चलो फोर्थ का ए पार्ट देखते हैं, फिर मेरे ख्याल से बी और सी सर थ्योरी है, ये होमवर्क होगा आपका, क्योंकि ये थ्योरी पार्ट है, ये आप कर सकते हैं सर। आपसे फी पूछ रहा है, फिर 139AA का पूछ रहा है, पैन नंबर का पूछ रहा है, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फेलियर टू इंटीमेट आधार नंबर, ठीक है, ये आप कर सकते हैं। तो मैं आपको फोर्थ का ए बता देता हूँ, ध्यान दो। देखो क्वेश्चन में नीचे पहले क्या बोल रहा है, देखो, कंप्यूट द ग्रॉस टोटल इनकम एंड लॉस टू बी कैरी फॉरवर्ड ऑफ मिस्टर मोहित फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 अंडर रेगुलर प्रोविजन। इसी में ना मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जाम में 115 बीएससी के साथ खेलेगा, मैं आपको बता रहा हूँ सर। और रिटर्न इसने ड्यू डेट के पहले फाइल कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ सर, यहाँ तो कुछ नहीं दिया हुआ है ढंग से, आपको ना वो 2-3 पॉइंट पे घुमा सकता है। एक यहाँ पर दे देगा इंटरेस्ट, 115 बीएससी के हिसाब से सेल्फ ऑक्यूपाइड का इंटरेस्ट दे देगा, चेक करेगा कितने बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं नहीं ले रहे, चेक। उसके बाद आईएचपी का लॉस दे देगा, और वो चेक करेगा कितने बच्चे आईएचपी के लॉस का ट्रीटमेंट 115 बीएससी के हिसाब से क्या करते हैं। ये 2-3 बड़े प्यारे पॉइंट है, जो मैं होता तो चेक करता, क्योंकि आरटीपी में इसका क्वेश्चन भी और चेक भी किया। तो चलो देखते हैं ये क्वेश्चन, तो देखते हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी दिया हुआ है, इनकम फ्रॉम हाउस 1 दिया हुआ है, हाउस 2 का लॉस है, हाउस 3 का लॉस है। तो पहले ये 2 लॉस तो ऐड करो, कितना हो रहा है 190। अच्छा ऐसे एडजस्ट करते ना, इंटर सोर्स इंटर हेड फिर ब्रॉड फॉरवर्ड कैरी फॉरवर्ड, ये सीक्वेंस याद रखना। 125 प्लस 190 माइनस 55,000, क्योंकि इनकम भी तो है। तो सर 2,60,000 का अभी भी लॉस है, ये तीनों सब करने के बाद, जिसमें से हम 2 लाख का लॉस यहाँ एडजस्ट कर लेंगे और 60,000 का कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे, ठीक है। लॉस फ्रॉम लेदर बिजनेस दिया हुआ है, प्रॉफिट फ्रॉम क्लोथ बिजनेस दिया है, आपस में एडजस्ट करो, खत्म कर दो, ठीक है। और क्या करना है, इसके बाद दिया हुआ है शॉर्ट टर्म लॉस दिया हुआ है, ये तो कैपिटल गेन की इनकम से ही एडजस्ट होगा, नहीं तो कैरी फॉरवर्ड दिख तो नहीं रही है कैपिटल गेन की इनकम, ये इनकम इनकम ही दिखेगी, डिविडेंड की इनकम इनकम दिखेगी। लॉस फ्रॉम ओविंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस हॉर्स दिया हुआ है, इनकम फ्रॉम ओविंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस, अरे भाई इंस्टीट्यूट, अरे यार ये बुल्स है और ये हॉर्स है सर, ये आपस में एडजस्ट नहीं होगा, ठीक है। ओविंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस हॉर्स की इनकम सर उसी सेम सोर्स ऑफ इनकम से एडजस्ट होती है, अदर से एडजस्ट नहीं होती है सर। एक जगह भैंस दौड़ा रहा है, एक जगह घोड़े दौड़ा रहा है, दोनों में अंतर, ठीक है। क्या घुमाने की कोशिश की है, वाओ हैट्स ऑफ यार, मतलब ये आप लिटरली बता रहे हो, एग्जाम में गलती होने के बहुत स्कोप है, बहुत स्कोप है एग्जाम में, बच्चा हड़बड़ी में सर बुल्स को भी हॉर्स पढ़ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, होती है मिस्टेक, ठीक है। तो सर ये मैंने इनकम टैक्स वाला पार्ट कंप्लीट किया आपका एमटीपी का, जीएसटी वाला पार्ट बचा, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग के लिए जीएसटी वाला पार्ट सॉल्व करवा दूंगा पक्का, ताकि आप लोग पूरी तरीके से फ्री हो जाओ मेरे से, ठीक है। ताकि सितंबर के बच्चे पूरी लगन से दिलो जान से मेहनत करके पढ़े, टाइम वेस्ट ना करे, एफर्ट्स अच्छे से दे और खूब मेहनत करके पढ़े, ठीक है। लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना, ठीक है। चलो थैंक यू।